Structure of atom in textbook question answers. What are canal rays? जो कैनाल से होके जाती है, जो कैनाल से होके जाती है। तो देखो, पहले किसकी डिस्कवरी हुई? कैथोड रेज। कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, ठीक है। किसी दूसरे साइंटिस्ट ने बोला अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जरूर पॉजिटिव भी होगा इसी में, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव अपन ने ढूंढना चालू किया, दिख नहीं रहा था तो क्या किया, कैथोड में क्या किया, परफोरेशन, छेदे कर दिए, होल्स कर दिए। और फिर जब होल्स दिखिए ना तो उसके पीछे हमें कुछ रेज दिखी हल्की रेड कलर की। किसके पीछे? कैथोड के पीछे। कहां से आ रही है? एनोड से आ रही है। एनोड से आ रही है तो नाम दिया एनोड रेज। कौन सी रेज? एनोड रेज। और क्योंकि ये होल्स से आ रही है, कैनाल से आ रही है, इसका दूसरा नाम कैनाल रेज। तो कैनाल रेज कुछ और नहीं है बल्कि एनोड रेज है। एनोड रेज कैसी होती हैं? पॉजिटिव चार्ज। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज कैसे पता चला? जब हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये देखा कि ये नेगेटिव की तरफ बेंड हो गया, इससे पता चल गया कि ये पॉजिटिव चार्ज है। बस इतना ही आपका आंसर। What are canal rays? Canal rays are anode rays. It is made up of positive particle called protons. ठीक है, फिगर आपको और डिटेल में समझाने के लिए बना दिया, अगर फिगर की जरूरत पड़ी तो उसको भी देख लें। If an atom contain one electron, one proton, तो one electron, one proton क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। जितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, अगर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा किसी भी एटम में इक्वल होते हैं, एटम में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं, इसलिए एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। सो इट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल हाउ इज एटम न्यूट्रल? सेम वही, थॉमसन ने बोला कि ये पूरा जो है एक पॉजिटिव स्फीयर है, उसमें नेगेटिव पार्टिकल्स पूरे में फैले हुए हैं, बिल्कुल वाटरमेलन की जैसे। उनने नाम भी दिया वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। जिस तरह से ये बीजे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये पूरा जो रेड स्फीयर है वो क्या है? प्रोटॉन है। और उनने ये भी बोला कि प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो न्यूट्रल है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेब्ड हैं, ये दोनों क्या हैं? इक्वल है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। रदरफोर्ड्स मॉडल, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस? आपको मालूम है रदरफोर्ड ने पहली बार बताया था कि एटम के अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पूछ रहे हैं विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, उसके अंदर प्रोटॉन्स और जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है। पूछ रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट, तो प्रोटॉन which is positively charged and neutron is present in the nucleus. बोर्स मॉडल, तो बोर ने क्या किया? रदरफोर्ड के मॉडल में थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, है ना, ड्रॉबैक था ना रदरफोर्ड मॉडल में स्टेबिलिटी का। तो उन्होंने क्या किया? करेक्शन कर दिया कि सब जो शेल्स हैं सबके अपने अपने अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल्स में घूमते हैं, एक दूसरे के शेल में नहीं जाते, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। तो ड्रॉ द स्केच बोला था तो स्केच बना दिया अपन ने। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 8, फिर मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 18, इनकी 32, इनका नाम दे दिया KLMN। ये इसका स्केच हो गया, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक? किसी को कुछ पूछना हो तो मेरा आंसर कंप्लीट करने के बाद पूछ लेना, नो डाउट। What do you think will happen if अल्फा पार्टिकल में अगर अपन
गोल्ड फॉइल हमने देखा, रदरफोर्ड ने क्या लिया था, गोल्ड फॉइल। अगर गोल्ड फॉइल नहीं लेती, कोई दूसरी एल्यूमिनियम शीट ले लेते, कुछ भी ले लेते, तो क्या एटम का स्ट्रक्चर सेम चेंज हो जाता क्या? नहीं। हमने देखा कि जो उनने ढूंढा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पूरे एटम्स, कोई भी एलिमेंट हो, सबका स्ट्रक्चर सेम है। मतलब अगर वो गोल्ड फॉइल की जगह एल्यूमिनियम लेते, कॉपर लेते, तब भी सेम स्ट्रक्चर बनता। लेकिन गोल्ड फॉइल इसलिए लिया था क्योंकि गोल्ड इज द बेस्ट मेटल, सबसे पतली शीट बना सकते हैं, तो उससे अल्फा पार्टिकल जो है स्कैटर होके बहुत और अच्छी इमेजेस बन जाए, है ना, ऑब्जर्वेशन जो है बहुत इजी हो जाए, इसके लिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। अदरवाइज कोई दूसरी भी मेटल की फॉइल लेने से देयर विल बी नो चेंज, इट विल रिमेन द सेम। 3 सम एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं एटम के अंदर? पहले तो प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज है, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव, और फिर न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है। हीलियम बोलता है उसका मास 4 और 2 प्रोटॉन्स है। तो न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? आपको तो फॉर्मूला मालूम है ना, एटॉमिक जो मास होता है, सिंबल ए इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालना है तो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन्स, दैट्स ऑल। ठीक है। बोलता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4। हमने तो बहुत डिटेल में किया है ना, हमने तो 50, 54, 56 तक कर लिया। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, बस एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा, गिवन नहीं रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन 281। के और एल शेल्स अगर फुल हों, आपको मालूम है ना, के एल एम एन 2, 8, 18, 32, तो अगर के और एल फुल हो, मतलब 2 और 8 हो, तो 2 और 8 हो तो टोटल कितने होंगे? 10। बस खत्म होता, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इतना इजी। अदरवाइज हमको और भी कोई क्वेश्चन पूछे तो हम वो भी निकाल सकते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 286। मैग्नीशियम 12, 282। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत इजी है ना। उसने बोला फाइंड वैलेंसी, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, वो क्या करेगा, 1 बोरो कर लेगा, 1 गेन करके, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरो करेगा, -2 गेन करेगा। मैग्नीशियम ज्यादातर मेटल्स, हाँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इसमें 2 है, तो ये 2 क्या करेगा, किसी को दे देगा, लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो मतलब प्रोटॉन 2 ज्यादा हो गए। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉम इज 8। बोलता इलेक्ट्रॉन्स 8 है और प्रोटॉन्स भी 8 है। एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन। इज इट न्यूट्रल? यस। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होगा ही। बोलता टेबल यूज करके मास, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन। असल में ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें प्रोटॉन होते हैं कितने? 8, इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और न्यूट्रॉन होते हैं 8। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास क्या होता? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 16। सल्फर प्रोटॉन होते 16, न्यूट्रॉन होते 16, 16 प्लस 16 मास हो जाएगा 32। ठीक है। नोट्स जब पढ़ा रहा था तब बता दिया था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। H, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तीनों का एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 तो प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन। ये 3 हमेशा इक्वल होते हैं क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। मास 1, 2, 3। अब आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो मास माइनस प्रोटॉन कर लो, 1 - 1 0 न्यूट्रॉन। याद रखना प्रोटॉन प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता।
प्रोटियम में हाइड्रोजन 1 आइसोटोप वाला, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता क्योंकि उसका मास ही 1 होता है, और एक प्रोटॉन 2 - 1 1 3 - 1 2, इस तरह से न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास माइनस प्रोटॉन इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स। सिंबल 1h1 1h2 1h3, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे कि अभी हमने किया हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम। कार्बन ले लो या क्लोरीन ले लो, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, एलिमेंट्स भी सेम होता। क्लोरीन तो दोनों क्लोरीन है, हाइड्रोजन तो तीनों हाइड्रोजन है ना, लेकिन मास अलग अलग है, तो इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो एलिमेंट्स भी डिफरेंट हो गए। मास सेम होता है, जैसे कि कैल्शियम और आर्गन, एटॉमिक नंबर अलग है, मास सेम है, एक कैल्शियम है दूसरा आर्गन है, इसको बोलते हैं आइसोबार। एक और चीज होता है आइसोटोन्स, इसके न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, अपन नोट्स में पढ़ेंगे। कंपेयर द प्रॉपर्टीज बोला था उनने, और प्रॉपर्टीज को हम और ज्यादा डिटेल में करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर मैं एब्सोल्यूट चार्ज बताऊंगा तो इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻⁹ और सेम रहेगा प्रोटॉन का, लेकिन प्लस। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। अगर मैं रिलेटिव बोलूं तो इलेक्ट्रॉन इज -1, प्रोटॉन इज +1, न्यूट्रॉन नो चार्ज। अगर मैं एब्सोल्यूट मास बोलूं तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, 9 × 10⁻⁸ जबकि प्रोटॉन लगभग हाइड्रोजन के मास के बराबर 1.6 × 10⁻24, और इसका न्यूट्रॉन का भी सेम 1.6 × 10⁻24 ग्राम, हाँ केजी नहीं। अगर रिलेटिव मास करेंगे, मतलब रिलेट करेंगे यू से, हाँ यू, एएमयू पहले बोलते थे, आजकल हम लोग यू बोलते हैं। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, अब हम लोग सिर्फ यू बोलते हैं, मींस यूनिट। तो अगर हम लोग यू में लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है 1U से 1840 टाइम्स छोटा होता है। प्रोटॉन इज 1, न्यूट्रॉन इज 1, ये दोनों इक्वल होते हैं, देख लीजिए। अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये न्यूट्रल है तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। प्रेजेंट कहाँ है? ये न्यूक्लियस के बाहर है, रिवॉल्व करता है, ये न्यूक्लियस के बाकी दोनों अंदर है। अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं, जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया है। नहीं बेटा, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ये न्यूट्रॉन थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। व्हाट आर द लिमिटेशंस? जे थॉमसन के समय पर न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, है ना। उन्होंने बोला पूरे स्फीयर जो है ना, एंटायर स्पेस में प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स वहां डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसका डिस्क्रीट वो रिवॉल्व करता है वो भी उन्होंने नहीं बताया, और वो फिर जो है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो भी नहीं बताया। ये सब इनके लिमिटेशंस थे। उसके बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। इनके लिमिटेशन क्या थे? स्टेबिलिटी, सब कुछ ठीक था, है ना, बस एक ही ड्रॉबैक था जो कि नील बोर ने छोटा सा करेक्शन किया और सब कुछ सही हो गया, है ना, स्टेबिलिटी। सब साइंटिस्ट ने ये बोला कि देखो, कोई अगर पार्टिकल रिवॉल्व करता है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और फिर वो क्या करेगा? न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, और न्यूक्लियस के करीब आते 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 एक समय आएगा जब न्यूक्लियस में वो गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, एटम तो स्टेबल होता है, आप इसको एक्सप्लेन करें। ये कमी थी रदरफोर्ड के मॉडल में, ठीक है, जिसको फिर दूर किसने किया था? नील बोर ने, विद अ लिटिल करेक्शन।
उनने क्या बोला था, अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। डिस्क्राइब बोर मॉडल। बोर मॉडल पूरा सेम है जो रदरफोर्ड का मॉडल था। उनने बोला सिर्फ करेक्शन ये था कि सब अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और क्योंकि अपने ऑर्बिट में घूमते हैं तो एनर्जी रेडिएट करने का सवाल ही नहीं उठता। उनने ये भी नाम दे दिया कि KLMN। फर्स्ट शेल को नाम दिया के, जिसमें मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। सेकंड शेल को नाम दिया L, जिसमें मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 2, 8, 18, है ना, हमने पढ़ा इसको। इनको उनने बोला एनर्जी लेवल्स। सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, अंदर वाले की कम एनर्जी, बाहर वाले की ज्यादा एनर्जी, उसके बाहर वाले की ज्यादा एनर्जी। कंपेयर द मॉडल। थॉमसन ने बोला पूरा स्फीयर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बिब्ड हैं बीच बीच में, जैसे वाटरमेलन में बीच बीच में जो बीजे लगे हैं उसके जैसे। रदरफोर्ड ने बोला एक एक न्यूक्लियस है, बहुत छोटा सा एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। बोर ने करेक्शन ये किया, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, उसने ये बोला कि पॉजिटिव सेंटर है न्यूक्लियस, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ ऑर्बिट की नाम नहीं दिया था उनने, रदरफोर्ड, है ना। और थॉमसन ने तो ये बोला ही नहीं था कि वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो बोल रहा था कि जैसे बीजे हैं अपनी अपनी जगह पर वहीं पर फिक्स्ड है। ये हमारा कंपैरिजन हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो व्हाट आर द रूल्स। फर्स्ट रूल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n² रूल के हिसाब से होगा। फर्स्ट शेल में n की जगह 1 डालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में n की जगह 2 डालेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में n की जगह 3 डालेंगे तो 18, और फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। इसके हिसाब से ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में फर्स्ट। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिट के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी इतनी है। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, cannot accommodate more than 8 electrons in the last orbit। लास्ट ऑर्बिट में चाहे वो 4th ऑर्बिट हो चाहे 5th ऑर्बिट हो, इसकी कैपेसिटी फिल नहीं है, लेकिन अगर ये लास्ट है तो इसमें 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे, cannot accommodate। और सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में 18 से ज्यादा नहीं आएंगे, रूल है। लास्ट ऑर्बिट में 8, सेकेंड लास्ट में 18 से ज्यादा नहीं आएंगे, कैपेसिटी उसकी फिल है चाहे नहीं। थर्ड रूल की एक फिल होगा तब दूसरी की फिलिंग स्टार्ट होगी। एक फोर्थ रूल और बताया था मैंने, है ना, वो क्लास 11th में पढ़ाते हैं। जब लास्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड लास्ट में 8 आ जाए तो स्टॉप करेगा। स्टॉप करके फिर अंदर के ऑर्बिट जो इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट करना स्टार्ट करेगा। ये है रूल नंबर 4। वैलेंसी बोल रहा है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। कितने और चाहिए? 2। वैलेंसी इज 2। वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फ़िगरेशन 284। कितने चाहिए इसको? 4, चाहे ले चाहे दे, इसकी वैलेंसी 4। नेक्स्ट बोलता है कि एक्सप्लेन करो एटॉमिक नंबर। What is atomic number? It is always equal to number of protons. Atomic number is always equal to number of proton। जितने, और आप ऐसे याद रखना, atomic number is always equal to proton। डेफिनेशन में ये बोलना, और वैसे आपको मालूम है कि proton is always equal to electron in atom when it is neutral। मास नंबर को हम लिखते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, the sum of the neutrons, protons and neutrons present in it। मान लीजिए 5 और 6 हैं तो मास नंबर 11 है। अगर 7 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 7 हो गया, है ना। आइसोटोप्स, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास। अभी हमने पढ़ा था ना, इसको अपन रिपीट नहीं कर रहे। आइसोबार भी अभी हमने पढ़ा था, उसको रिपीट नहीं कर रहे।
यूजेस तो हमने नोट्स में बहुत सारे पढ़ लिए थे। यूरेनियम 235 किस काम आता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल। कोबाल्ट का आइसोटोप ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के काम आता, और भी हमने वहां पर आइसोटोप्स पढ़े थे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। Na+, ध्यान देना, Na नहीं है ये, Na+ है। Na जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 11, कंफिग्रेशन 281, लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये 28 बचेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके तब ये बनेगा Na+ आयन। तो Na+ आयन का कंफिग्रेशन बोलेगा तो 2,8 बोलना, 281 नहीं बोलना। 281 इज कंफिग्रेशन ऑफ अ न्यूट्रल सोडियम एटम। आयन बोलेगा तो वो कब लूज करके या गेन करके आयन बनता है। जब भी आयन बोलेगा ना तो बहुत केयरफुल रहना, पॉजिटिव आयन है कि नेगेटिव आयन। पॉजिटिव कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये थर्ड शेल रहेगा ही नहीं, 28 रहेगा। ओके, अब एवरेज मास निकालने बोल रहा है। ये बोल रहा कि 79 मास वाला ब्रोमीन जो है 49.7% है, और 81 मास वाला ब्रोमीन जो है वो इतना है। एवरेज निकालो। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, कंबाइंड एवरेज N1A1 प्लस N2A2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, ये हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करते हैं फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज पुट अप, N मतलब परसेंटेज। हाँ, तो कितना परसेंटेज है? 49.7, और कितना है इसका मास? 79। सेकंड वाले का N2 मतलब परसेंटेज कितना है? 50.3, और इसका मास कितना है? 81 अपॉन N1 प्लस N2 मतलब दोनों का परसेंटेज 100। इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 80 पॉइंट समथिंग, है ना, होल डिवाइडेड बाय 100। अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू 80 आ जाएगा। एट्टी 80.006 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज 8000, है ना। एट 8006 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 80.0064 अप्रोक्सीमेटली। हाँ, ये इसका आंसर। कुछ नहीं है, फॉर्मूला है N1A1 N2A2, इसको मल्टीप्लाई करना बॉडमस रूल से प्लस कर देना। हाँ, और फिर इसको क्या करना, आप डेसिमल यहाँ होगा ना, फिर इसको 100 से डिवाइड करना। ठीक है, आया समझ में? बस। नेक्स्ट बोलता है कि दो आइसोटोप्स हैं, एक का मास 16 है, दूसरे का 18 है, और एवरेज आ रहा 16.2। बताओ परसेंटेज कितना है? तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले के परसेंटेज को x बोल देते हैं, सेकंड वाले को बोलते हैं 100 माइनस x। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब फॉर्मूला देखिए। कंबाइंड एवरेज होता है N1A1 प्लस N2A2 अपॉन N1 प्लस N2। कंबाइंड एवरेज दिया है, निकालना नहीं है। 16.2 इक्वल्स टू N1 मतलब परसेंटेज x कितना? 16, और दूसरे का परसेंटेज 100 माइनस x। इसका मास कितना? 18 अपॉन, प्लस करोगे तो परसेंटेज तो 100 ही आएगा। सम N1 प्लस N2, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1620 आएगा। यह है 16x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 माइनस 18x। 18x और 16x माइनस 2x यहाँ आएगा तो प्लस 2x। 1620 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 180। 2 से डिवाइड करोगे 90, मतलब फर्स्ट वाला कितना है? 90, सेकंड वाला कितना है? 10%। परसेंटेज निकल गया दोनों का।
रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग में लेड टू द डिस्कवरी, किस चीज की डिस्कवरी हुई? न्यूक्लियस। इसके पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं? हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, अलग अलग होते हैं, तभी तो मास अलग होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। क्या इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है? नहीं। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बोरो करके कंप्लीट हो जाएगा। तो वो पूछ रहा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इट इज 8। ठीक है। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, अभी तो हमने किया, सोडियम बोला है ना, सोडियम आयन नहीं बोला। अब ये बताइए, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। ये 9 तो ये 9, ये 16 तो ये 16, ये 16 है ना, ये 12 तो ये 12, ये भी 12, और अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1। सबसे पहले तो इतना लिखते हैं, मास क्या होता है प्रोटॉन? अच्छा एक मिनट, 9 तो ये भी 9 है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मास होता है ना, ये 19 हो गया, 16 प्लस 16 32, 12 प्लस 12 24, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 0 इज 1। तो फर्स्ट वाला क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन। नेक्स्ट है सल्फर, नेक्स्ट क्या है? मैग्नीशियम, नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन, पक्का। ड्यूटेरियम है, मास इसका 2 है, और लास्ट वाला है हाइड्रोजन या फिर प्रोटियम। हाँ, नेक्स्ट देखिए, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स आपके इन टेक्स्ट बुक के अलावा। हाँ, में सर इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया है 2,8,7। सर आपने 2,8 अच्छा, हाँ सोडियम करवा दिया। हाँ 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 हाँ। इसमें 14 सर नीचे नहीं, असल में धोखे से सही हो गया, लेकिन बोला तो गलत है हमने, है ना। इसको अपन लास्ट में देखो, देख लो। वैसे क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 287। एक इलेक्ट्रॉन वो लेगा, लेके 8 बन जाएगा, तो आउटर मोस्ट में 8 ही आएगा, लेकिन अपन ने एटॉमिक नंबर तो गलत किया था ना। इस क्वेश्चन नंबर 14 को लास्ट में अपन फिर से रिकॉर्ड करेंगे, हाँ, ध्यान रखना। ओके, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन 1 का 1, 2 का 2, 3 का 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8, 2 8 8 1, 2, और वैसे तो हम लोग 50 से आगे कर चुके हैं, राइट। ये तो ऐसे ही है, आप लोग को और इजीली बनने लग गया। तो आपने बताया 28, 80, 32, तो 8 कहाँ से आ गए? अब आपने इसके पहले क्लास मिस करी है ना, समझा दूंगा डिटेल में। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो डिटेल में मैंने 2 दिन 3 दिन में उसको अच्छे से समझाया था, है ना, समझा दूंगा आपको। Why are some elements chemically inert? Inert मतलब जिनके जो रिएक्ट नहीं करते, जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल्ड होता है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है। बाकी रिएक्ट क्यों करते हैं?
उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होते, तो वो चाहते कि हमारा भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए, इसके लिए वो रिएक्ट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है एटम? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। हीलियम होता है 2H4, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 2, और एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन कितने? 2, तभी तो 2 + 2 4 मास हो गया। अगर पूछ रहा है कि चार्ज क्या है, तो 2 प्रोटॉन है तो 2 पॉजिटिव चार्ज ही तो होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। द चार्ज इन विच मास ऑफ हीलियम पार्टिकल, अच्छा ये उसकी बात कर रहे हैं, हीलियम से जो बनता है अल्फा पार्टिकल, तो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल, है ना, हीलियम तो स्टेबल होता है। क्लोरीन का मास रिएक्ट फाइंड करना है। आपको मालूम है क्लोरीन 2 टाइप की मिलती है, एक क्लोरीन होती है 1735, दूसरी होती है 1737। फर्स्ट वाली कितनी मिलती है? 75%, और सेकंड वाली कितनी मिलती है? 25%। हमें चाहिए एवरेज N1A1 + N2A2 अपॉन N1 + N2। N1 मीन्स परसेंटेज, 75 × 35 प्लस 25 × 37 अपॉन 100। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट पार्ट को, कितना? इसका 2625, और नेक्स्ट का आ जाएगा 925 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 3550 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 35.5। 3 न्यूमेरिकल कराए मैंने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको पता कैसे चला n क्या है? देखो n मतलब परसेंटेज लिया मैंने, परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था, इसमें नहीं दिया, मैंने लिख दिया। बाकी हमने इसको डिटेल में कवर किया है। हाँ हाँ, क्या चालू हो गया? एक कप जिसमें सेम न्यूट्रॉन्स होंगे, बोल रहा है ऐसे ढूंढो जिनके न्यूट्रॉन सेम, इनको माइनस करोगे कितना आएगा? 12, इसको माइनस करोगे 12, दोनों न्यूट्रॉन सेम, इनको माइनस करोगे 14, इसको माइनस करोगे 14, जिनके भी न्यूट्रॉन सेम है। बात समझ में आई? इनको बोलते हैं आइसोटोन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन्हीं को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स और आइसोबार, आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम, याद रखना 3 है, तीनों अलग अलग एलिमेंट है, तीनों का एटॉमिक नंबर अलग है, लेकिन तीनों का मास सेम है, इसीलिए इसको आइसोबार्स कहते हैं। डिफरेंस, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट, यहाँ डिफरेंट। आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ पर डिफरेंट। यहाँ पर डिफरेंट मास, यहाँ पर सेम, ठीक है। तो मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा दिए जो मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है वो अपन फिर इन टेक्स्ट बुक वो अपन नोट्स पढ़ेंगे, उसको डिटेल में। हाँ